एक कहानी सुनाता हूँ। साल है 2015। 12 साल का एक लड़का आज दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म के बारे में सुन के आया, द कॉन्जरिंग। कहने को एक हॉरर वर्जन है, लाइफ में एक भी हॉरर फिल्म नहीं देखी, लेकिन इस फिल्म को वो हर जगह ढूंढता है। उसकी लाइफ की पहली हॉरर फिल्म, उतनी स्पेशल जितनी पहली साइकिल या फर्स्ट किस। लेकिन फिल्म से ज्यादा उसे डराते हैं 5 शब्द, सिर्फ 5 शब्द जो फिल्म के इंट्रो में थे। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। क्या बनाया सबको, क्योंकि असल में वॉरेन जिस घर में आकर भूतों को लात मार के भगा देते हैं, वहां कभी एक दिन भी नहीं रुके। या फिर एक और केस की विक्टिम का कहना कि उनके आने से चीजें सिर्फ बदतर हुई, बेहतर नहीं। और ऐसी ही कितनी और डिटेल्स हैं जिन्हें मूवीज या तो स्किप कर देती हैं या फिर दिखाती भी हैं। तो बिल्डअप बहुत हो गया, अब बात करते हैं। मूवी की स्टोरी से पहले वॉरेन्स की हिस्ट्री जानना जरूरी है। एड और लॉरेन वॉरेन अमेरिका की फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो चर्च के साथ मिलकर हॉन्टेड हाउसेस की कैटलॉगिंग करते थे। लॉरेन एक क्लेयरवॉयंट थी, मतलब एनर्जीज और स्पिरिट्स को सेंस कर सकती थी, और एड वॉरेन एक सेल्फ टॉट डीमोनोलॉजिस्ट थे। ये दोनों हॉन्टेड हाउसेस को विजिट करते और अगर जरूरत पड़ती तो चर्च की परमिशन से वहां सेआंसेस या एक्सॉर्सिज्म्स करते। अब ये दोनों क्या होते हैं वो आगे बताता हूँ, अभी के लिए मूवी पर आते हैं। स्टोरी शुरू होती है पेरेन फैमिली के साथ, जो अमेरिका के रोड आइलैंड में एक नए घर में मूव इन करते हैं, और कुछ ही दिनों में उनके साथ सुपरनैचुरल चीजें होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ तक मूवी बहुत एक्यूरेट है। इनफैक्ट रियल लाइफ में मूव इन करते वक्त ब्रोकर ने एक अजीब सी वार्निंग भी दी थी, रात को लाइट्स बंद मत करना। एनीवे, अप्रैल जो सबसे छोटी है, एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात करने लगती है। सिंडी जिसे नींद में चलने की प्रॉब्लम थी, वो और बिगड़ जाती है। और सबसे अजीब चीजें होती हैं कैरोलिन के साथ, जो हर दिन अपने बॉडी पर एक नया घाव देखती है। अब ये सब फैमिली तब तक इग्नोर करती है जब तक भूत खुद आकर हाई नहीं कह देते, जिसके बाद कैरोलिन वॉरेन्स का एक लेक्चर अटेंड करने जाती है। अब यहाँ रियल लाइफ में कैरोलिन दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स को भी कांटेक्ट कर चुकी थी। इनफैक्ट वॉरेन्स के आने तक फैमिली को वहाँ 3 साल हो चुके थे। कैरोलिन से पहली बार मिलने पर वॉरेन्स उन्हें कहते हैं कि हर बार चीजों का हॉन्टेड होना जरूरी नहीं, और इसी पॉइंट को मूवी एक और सीन में भी दिखाती है। एनीवे, वॉरेन्स उनके घर पर विजिट करते हैं और लोरेन वहाँ एक डार्क स्पिरिट को सेंस करती है, और अप्रैल के दोस्त रोरी को भी। लोरेन रिसर्च करके पता लगाती हैं कि वहाँ रहने वाली स्पिरिट का नाम है बाथशीबा शर्मन, जो एक विच थी जिसने अपने बेबी को सैक्रिफाइस कर दिया था, और हेल सीटन बोलकर एक दिन उसी प्रॉपर्टी पर खुद को डिलीट कर दिया। मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता। बाथशीबा नाम की लेडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट जरूर करती थी। उनका नाम था बाथशीबा थेयर, जो शादी के बाद शर्मन हो गया, लेकिन उनके एक विच होने का कोई भी प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट उनकी डेथ हैंगिंग से नहीं बल्कि एक स्ट्रोक की वजह से हुई थी। ये सब र्यूमर्स उनकी डेथ के 80 साल बाद फैलना शुरू हुए, जिसकी वजह से शायद लोरेन को लगा हो कि वही इस घर की विलन है। वॉरेन्स अब उनके घर में गोस्ट हंटिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें उनकी मदद करते हैं उनके असिस्टेंट ड्रू थॉमस और एक लोकल पुलिस ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन। ये दोनों फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं और रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो पूरे घर में सेंसर एक्टिवेटेड कैमरा सेटअप करते हैं ताकि कोई भी मूवमेंट हो तो वो रिकॉर्ड कर पाए। अब इसी गोस्ट हंटिंग के दौरान एक दिन सिंडी स्लीप वॉक करते हुए घर में कहीं गुम हो जाती है, और एड को वो घर की बेसमेंट में सोती हुई मिलती है। वो सब सिंडी को वहां से निकाल लेते हैं, लेकिन अप्रैल उसी बेसमेंट की तरफ देखती रहती है, जिसे देखकर लोरेन अंदर जाने का फैसला करती है। बेसमेंट में उन्हें एक और स्पिरिट मिलती है, रोरी की मदर, जो रोते हुए उनसे कहती है शी मेड मी डू इट। इसके बाद लोरेन वहां से डरकर बाहर आ जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि बाथशीबा घर की माओ को टारगेट करती है ताकि उन्हें पजेस करके उनके बच्चों को मार दे। और ये बताने के बाद वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भी बढ़ जाती है। अब फिल्म की एंडिंग पर आने से पहले वहाँ रियल लाइफ में क्या हुआ था ये डिस्कस करते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशंस के बाद वॉरेन्स ने एक प्रीस्ट को बुलाकर पेरेंट्स के लिविंग रूम में एक सेआंस किया था। अब यहाँ सेआंस और एक्सॉर्सिज्म में काफी फर्क है। सेआंस स्पिरिट्स के साथ एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, वहीं एक्सॉर्सिज्म एक स्पिरिट को किसी इंसान या जगह से बाहर निकालने के लिए होता है। पेरेंट सिस्टर्स ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने सेआंस के दौरान अपनी मदर को लेविटेट करते हुए देखा, और एक एंटिटी ने उन्हें उठाकर 20 फीट दूर धक्का दिया, जिसके बाद उनके फादर रॉजर वॉरेन्स पर गुस्सा हो गए और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब मूवी में ये दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन चर्च की परमिशन लेने चले जाते हैं। वहीं पेरेंट्स अब एक मोटेल में स्टे कर रहे हैं, जहां से कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को लेकर घर वापस चली जाती है। वहीं वॉरेन्स चर्च से परमिशन लेने में नाकाम रहते हैं, और टाइम कम होने की वजह से एड को खुद ही एक्सॉर्सिज्म करना पड़ता है। और इस सीन में भी काफी हद तक वही चीजें होती हैं जो रियल लाइफ में क्लेम की जाती हैं। बाथशीबा कैरोलिन पर पूरी तरह से कंट्रोल पा चुकी थी, लेकिन लोरेन कैरोलिन को उनकी फैमिली की एक मेमोरी याद दिलाती है, जिसकी वजह से बाथशीबा थोड़ी कमजोर पड़ती है और फाइनली एड उसे हरा देते हैं, और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं रियल लाइफ सेआंस के बाद पेरेंट फैमिली वहाँ 7 साल और रही थी, और फैमिली ये क्लेम करती है कि उन 7 सालों में भी स्पिरिट्स ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनमें से कुछ अच्छी थी, पेरेंट सिस्टर्स के साथ खेलती थी, उन्हें रात को बेड में सुलाने भी आती थी, लेकिन कुछ स्पिरिट्स वायलेंट भी थी। और यही सब चलते चलते एक दिन अपने आप ही बंद हो गया। एटलीस्ट उनका तो यही कहना है, लेकिन वॉरेन्स के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि उनका अगला केस और भी कॉन्ट्रोवर्शियल था, कॉन्जरिंग 2। अब वॉरेन्स का ये केस सच में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि उनका केस था ही नहीं। क्यों, पता चल जाएगा। द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस, दुनिया की दूसरी सबसे फेमस ब्रिटिश चीज, बीटल्स के बाद। ऑफ कोर्स, अब मूवी लंदन में सेट है, जहां हम एक और फैमिली को फॉलो करते हैं, सिंगल मदर पेरी हॉडसन और उनके बच्चे जैनेट।
मार्गरेट, बिली और जॉनी। अब इनमें से जैनेट कुछ सुपरनैचुरल चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू करती है, जैसे रात को बेहोश होकर किसी और रूम में उठना या फिर विस्पर्स की आवाज आना। खासकर एक दिन जब जैनेट घर में अकेली होती है और उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो उसे कहता है गेट आउट ऑफ माई हाउस। अब धीरे धीरे ये सब पेरी और मार्गरेट को भी फील होना शुरू होता है और वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाती, लेकिन एक इंस्टेंस में कुछ पुलिस ऑफिसर्स चेस को अपने आप हिलता हुआ नोटिस करते हैं। अब इसके बाद इस केस को और मीडिया अटेंशन मिलता है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उनके घर पर इंटरव्यू करने आते हैं, जिसके बाद इस केस पर वारंस को भी बुलाया जाता है। अब यहीं से कंट्रोवर्शियल पार्ट शुरू होता है, क्योंकि वारंस को कभी ऑफिशियली इस केस पर नहीं बुलाया गया था। इनफैक्ट वो अपने करियर्स में बहुत बिजी थे और सिर्फ एक दिन के लिए उस घर पर आए थे, जहां आने पर उन्हें पहली बार तो एंट्री भी नहीं मिली थी। एनीवे, रियल लाइफ वारंस वहां कुछ देर रुके और फैमिली को कंफर्मेशन देकर गए कि वो जगह हॉन्टेड है, और वारंस का इस केस में सिर्फ इतना इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन जाते जाते एड एक एडवाइस जरूर देकर गए थे, अपनी स्टोरी को बेच दो, हम सब इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। स्मार्ट। अब इस पॉइंट के बाद पूरी मूवी की स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। वारंस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मॉरिस ग्रोस और अनीता ग्रेगरी के साथ मिलकर वहां छानबीन शुरू करते हैं, और जैनेट का एक और इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसे पोजेस करने वाली स्पिरिट का नाम है बिल विल्किंस, जो उस घर का पुराना ओनर था, जिसकी डेथ भी उसी चेयर में हुई थी जहाँ जैनेट बैठती है। अब एड से बात करते हुए जैनेट बिल की आवाज में बोलने लगती है, जो उन सबको उस घर से बाहर निकलने को कहता है। ये सब वारंस रिकॉर्ड कर लेते हैं और प्रूफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनीता उन्हें आकर एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें जैनेट खुद ही घर का सामान इधर उधर फेंक रही थी। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जैनेट सब कुछ फेक कर रही थी, और वारंस वहां से जाने का फैसला लेते हैं। लेकिन जाने से पहले एड एक आखिरी बार उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके देखते हैं, जिसमें बिल की आवाज को डिसाइफर करने के बाद उन्हें पता लगता है कि वो उन्हें बाहर जाने को नहीं बल्कि ये बोल रहा था She wouldn't let me leave। इसके बाद वो ये फिगर आउट करते हैं कि उस घर की हॉन्टिंग के पीछे एक डेमोनिक एंटिटी है जो बिल की स्पिरिट का यूज करके जैनेट को पोजेस कर रही थी। वारंस जल्दी में हॉटसन्स के घर वापस जाते हैं, जहां जैनेट छत से कूदने ही वाली थी, लेकिन एड किसी तरह उसे बचा लेते हैं और खुद लटक जाते हैं। वहीं लोरेन उस डीमन का नाम फिगर आउट कर लेती है, वलाक, जिसकी वजह से उन्हें उसके ऊपर पावर मिलती है और वो उसे हरा देती है। And they lived happily ever after। मतलब हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब रियल लाइफ इनफील्ड केस में वलाक नाम की कोई डीमन नहीं थी, लेकिन जैनेट के इंटरव्यूज में बिल विल्किंस का मेंशन जरूर होता है। वो असली में एग्जिस्ट करता था और उस घर का ओनर भी था, लेकिन ये केस फेक होने के एलिगेशंस कुछ टाइम में जैनेट ने ही प्रूव कर दिए। असल में जैनेट और मार्गरेट ने एक्सेप्ट किया कि वो काफी चीजें फेक भी करती थी ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को तंग कर सके। वहीं इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन उन्हें पसंद आ रहा था तो वो चीजों को और एग्जैजरेट करती थी। अब दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुपरनैचुरल चीजें विटनेस तो की, लेकिन उन्हें कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता, है ना। द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट ऑडियंस से यही सवाल पूछती है। मूवी बेस्ड है आर्नी जॉनसन शेयॉन के रियल लाइफ ट्रायल पर, जो अपने लैंडलॉर्ड एलन बोनो के मर्डर में कन्विक्ट हुआ था, लेकिन एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट के साथ, क्योंकि वारंस ने हिस्ट्री में पहली बार ये प्लीड किया था कि मर्डर एक डिमोनिक पोजेशन की वजह से हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा द डेविल मेड मी डू इट केस। अब मूवी वारंस के एक और एक्सॉर्सिज्म से शुरू होती है। डेविड, जो आर्नी की फियांसी डेबी का छोटा भाई था, और वो भी एक डिमोनिक एंटिटी से पोजेस्ड था। एक्सॉर्सिज्म डेविड को फिजिकली इफेक्ट करने लगता है और वो स्पिरिट और वायलेंट हो जाती है, जिसे देखकर आर्नी डीमन को चैलेंज करता है कि डेविड को छोड़कर उसे पोजेस कर ले। इसके बाद डेविड तो ठीक हो जाता है, लेकिन आर्नी के बर्ताव में कुछ चेंजेस आते हैं। इसके बाद एक दिन आर्नी, उसका दोस्त और लैंडलॉर्ड एलन बोनो, जिसका नाम इस मूवी में ब्रूनो है, और डेबी घर में पार्टी कर रहे होते हैं, जहां आर्नी हेल्यूसिनेट करने लगता है और ब्रूनो को एक डीमन समझकर मार देता है। अब इसके बाद ये मूवी पुरानी फिल्म्स के फॉर्मूला पर ही चलती है, तो हम रियल लाइफ केस ही डिस्कस करते हैं। असल में बोनो का मर्डर किसी हेल्यूसिनेशन की वजह से नहीं, बल्कि आर्नी और उसके बीच हुए एक आर्ग्यूमेंट की वजह से हुआ था। बोनो घर में बज रहे लाउड म्यूजिक से तंग आ गया था, और इसी गुस्से में उसने वहां मौजूद डेबी की 9 साल की नीस को पकड़ के डांटना शुरू कर दिया, जिसके बाद आर्नी ने उस पर अटैक किया और उसे मार दिया। वारंस के डिमोनिक क्लेम की वजह से वर्ल्ड वाइड कंट्रोवर्सी तो हुई, लेकिन वो ये कभी कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाया, और आर्नी को 10 साल की सजा हुई। इनफैक्ट आर्नी ने जेल में ही अपनी एजुकेशन भी पूरी की और डेबी से शादी भी की, और वो अभी भी हैप्पीली मैरिड है। अब फैक्चुअली ये मूवीज जितना भी इनकरेक्ट हो, लेकिन फिर भी एक चीज है जो इन्हें इतना अपीलिंग बनाती है, इनकी फिल्म मेकिंग, मूवी के टाइट शॉट्स, मूडी कलर ग्रेडिंग और इनका एटमॉस्फेयर इन्हें एक ऐसी फीलिंग देता है जो सिर्फ इन्हीं के पास है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, या फिर आप भी वारंस के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हो, तो एक कमेंट कर देना। I'll see you all soon. Watching Midnight Pop. Signing off.